तो दोस्तों, कहानी है अंधेर गांव की फेमस सरपंच, वहां की मुखिया रात रानी देवी जी की, जो कि पूरे अंधेर गांव की प्रिय और दिलदार नेता हैं। अपने गांव वासियों के प्रति उनका लगाव सच में प्रेरणादायी है। लेकिन रात रानी देवी जी को बचपन से एक अजीब बीमारी है, जिसके कारण रात में उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो रात में कुछ देख ही नहीं पाती। बड़ी मालकिन, दुनिया में हर समस्या का हल है, तो आपके इस बीमारी का कोई हल क्यों नहीं है? अब क्या करें कमला, कुछ चीजें हम नहीं सुलझा सकते। बचपन से लेकर आज तक कई तरह के उपाय किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं आपकी ये बीमारी अब कोई चमत्कार ही ठीक कर सकता है। बात तो सही है, जब तरह तरह के टोटके आजमाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अब रात रानी की बीमारी किसी चमत्कार से ही ठीक होगी। लेकिन इस बीमारी के बावजूद रात रानी देवी जी की मेहनत और नेतृत्व क्षमता ने गांव को बेहतर बनाया है। उनकी सहानुभूति और सेवा भाव के कारण लोग उन्हें बेहद सम्मान और प्रेम देते हैं। हमारा नेता कैसा हो, रात रानी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, रात रानी जैसा हो। पर एक दिन गजब हो गया। रात रानी देवी जी की नौकरानी कमला किसी आवश्यक काम के कारण से अपने गांव चली गई और अब रात रानी देवी घर में अकेली थी। वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं थी, गांव अपना, लोग अपने, रात रानी देवी जी रोज की तरह खाना खा के सो गईं। लेकिन तभी अंधेरी रात में जब सब सो रहे थे, उनके घर में चोरी हो गई। ये चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि किसी को घर में कुछ सुनाई भी नहीं दिया और न ही चोरों के आने का एहसास हुआ। लेकिन जब सुबह रात रानी जी ने घर का हाल देखा तो वो चौंक गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर में चोरी हो गई, मेरा सारा कीमती सामान चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरा कीमती सामान किसने चुरा लिया? रात रानी की आवाज सुनकर तुरंत आसपास के लोग उनके घर आ पहुंचे। हे भगवान, आखिर ये सब किसने किया होगा? वही तो, हमारी रात रानी जी की बीमारी का किसी ने फायदा उठाया होगा। जरूर कोई बेवकूफ और लालची ही होगा इन सब के पीछे। रात रानी जी, आप चिंता ना करें, हम उसे जरूर ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हम नहीं, पुलिस। जो कुछ हुआ हम उसकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवा देते हैं, फिर पुलिस ही इस मसले को सुलझा लेगी। सही कहा। रात रानी देवी ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना ने रानी देवी और गांव वालों को सतर्क कर दिया कि सुरक्षा का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। किंतु बहुत दिन बीत गए, लेकिन चोर कहीं नहीं मिले। माफ कीजिएगा रात रानी जी, लेकिन उन चोरों का पता अभी तक नहीं चल पाया। फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। ठीक है। रात रानी देवी पुलिस की बात सुनकर निराश हो गई, लेकिन उनके हाथों में कुछ नहीं था। धीरे धीरे पूरा गांव अपने अपने काम पे लग गया। पुलिस की जांच भी ठंडी पड़ गई। रात रानी देवी भी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गई थीं। कुछ दिनों बाद किसी जरूरी काम से वो कमला के साथ बाहर गई हुई थी। लेकिन जब 2 दिन बाद वो और कमला लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में फिर एक बार चोरी हुई थी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर एक चोरी? बड़ी मालकिन, देखिए, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं कमला? तुम देख रही हो ना अपनी आंखों से, चोर मेरे सारे पैसे चुरा के ले गए। हमें तुरंत पुलिस को ये बताना होगा। पुलिस की बात सुनते ही कमला की बत्ती जली और उसने रात रानी को एक अच्छा खासा सुझाव दिया। बड़ी मालकिन, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? क्या कमला? बड़ी मालकिन, क्यों ना हम इस चोरी के बारे में किसी को ना बताएं? लेकिन अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो चोर मिलेंगे कैसे? मिलेंगे। मेरे मामा के गांव में एक बड़े अंतर्यामी पंडित हैं। सुना है उन्हें वो दिखता है
जो किसी को भी नहीं दिखता। क्यों ना हम उनकी मदद ले, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। इस बार हम उस पंडित जी की मदद लेते हैं। भाई वाह, लगता है अब पंडित जी के चमत्कारी तरीकों से ये मसला सुलझ ही जाएगा और रात रानी जी को मुश्किलों से छुटकारा भी मिल जाएगा। दूसरे दिन रात रानी और कमला बिना किसी को बताए पंडित जी से मिलने गए। पंडित जी के रूप से उनके दिव्य ज्ञान और शक्ति का परिचय हो रहा था। पंडित जी ने रात रानी को देखकर कहा, परेशान मत हो पुत्री, मैं जानता हूँ तुम्हारे चोरी हुए कीमती सामान और पैसों की वजह से तुम चिंतित हो। आपको कैसे पता चला पंडित जी? हम सब जानते हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि उन चोरों ने ये चोरी तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाकर की है। पंडित जी, वो चोर कौन है ये भी बता दीजिए। अफसोस हमें वो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी इन समस्याओं का हल है मेरे पास। ये रहा चमत्कारी सफेद सेब। इससे क्या होगा पंडित जी? ये चमत्कारी सफेद सेब खाकर तुम्हारी इन आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और फिर तुम उन चोरों को पकड़ भी सकती हो और फिर चोरी ना हो इसका ख्याल भी रख सकती हो। आशीर्वाद दें। कल्याण हो। पंडित जी का जवाब नहीं। उन्होंने रात रानी जी की सारी समस्या जान भी ली और उसका हल भी दे दिया। रात रानी ने पंडित जी के दिए सेब का सेवन किया और चुपचाप सो गई। काफी वक्त बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक रात रानी को एक हलचल सुनाई दी। रात रानी और कमला साथ में तिजोरी वाले कमरे में चले गए। कमला ने लाइटें लगा दी और देखा कि 2 लफंगे तिजोरी खोल रहे थे। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। कमला, कमला, मेरी आंखों की रोशनी आ गई, मेरी आंखों की रोशनी आ गई। पंडित जी के दिए गए सेब का असर हो गया, मुझे दिखने लगा। ये तो अच्छी बात है बड़ी मालकिन, आपकी आंखों की रोशनी भी आ गई और ये दोनों भी आखिरकार पकड़े गए। चोर मिल गए, चोर मिल गए। रात रानी और कमला की आवाज सुनकर सारे गांव वासी रात रानी के घर इकट्ठा हुए और उन 2 चोरों को खूब पीटा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। गांव वाले उन चोरों को पीट ही रहे थे कि वहां पुलिस पहुंच गई और उन चोरों को पकड़ लिया। थोड़े सवालों के बाद पता चला कि वो दोनों चोर गांव के मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी थे, जिन्होंने हाल ही में किसी को बात करते हुए सुना था कि रात रानी को आंखों की रोशनी की बीमारी है। इसलिए मजबूरी में आकर उन दोनों चोरों ने रात रानी जी के घर पर चोरी की थी। ये तो सच है, जरूरत इंसान को मजबूर कर देती है गलत काम करने के लिए। खीरपुर राज्य बहुत ही सुंदर राज्य है। इस राज्य के चारों तरफ जंगल, सुंदर पहाड़ियाँ, झरने और तालाब हैं, जो कि इस राज्य की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। हमारा खीरपुर तो इतना सुंदर है कि मैं तो मरने के बाद भी यहीं रहना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप महाराज? सच ही कह रहा हूँ। हमारा राज्य किसी स्वर्ग से कम है क्या? नहीं महाराज, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उतनी सुंदरता तो शायद स्वर्ग में भी नहीं होगी जितनी हमारे राज्य में है। पर यही सुंदरता हमारे राज्य के लिए अहितकारी भी बनी हुई है। इस बात का तो मुझे भी दुख है महारानी कि कहीं ये सुंदरता एक दिन हमारे राज्य की जनता के लिए दुश्मन ना बन बैठे। जब भी किसी पड़ोसी राज्य के राजा को हमारे राज्य की सुंदरता के बारे में पता चलता है, वो हमारे राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करता है। सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं महाराज। आपके रहते हुए कोई दुश्मन हमारे राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ महारानी, मैं कब तक अपने राज्य की रक्षा करता रहूंगा? अब मुझे राजगद्दी के लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए। राजा की इस बात से रानी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो इस राज्य को इसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाई थी। राजा तो वैसे बहुत बहादुर था, पर अब उसकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए महाराज। यही राज्य के हित के लिए आवश्यक है। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको और इस राजघराने को
इसका वारिस नहीं दे पाई। इतना कहते हुए रानी की आंखों से आंसू टपक पड़े। आप अपने ये अनमोल आंसू मत बहाइए महारानी। आप हमें वारिस नहीं दे पाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वो कब किसके घर में खुशियां दे और कब किसकी खुशियां छीन ले। ठीक कहा महाराज आपने, पर अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं जल्द ही आपके दूसरे विवाह की तैयारी करती हूँ। अब पूरे राज्य में खुशियाँ छा जाती है क्योंकि राजा का दूसरा विवाह हो रहा था। महल के साथ साथ पूरे राज्य को भी दुल्हन की तरह सजाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से राजा की दूसरी शादी होती है। हे ईश्वर, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझे अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी मिल जाएगा। देखते ही देखते राजा की दूसरी शादी को भी 2 साल से ज्यादा समय बीत जाता है, पर दूसरी पत्नी से भी राजा को कोई संतान नहीं होती। लगता है कि मैं खुद ही अभागा हूँ, इसीलिए भगवान भी मुझ पर अपनी दया नहीं दिखा रहे हैं। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। आपकी दूसरी शादी से भी आपको संतान नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो खास आदमी हम सबके सामने आ जाए, क्योंकि अब तो मेरा शरीर भी धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रहा है। राजा जोर से खांसने लगता है। आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मन दुखी है। आप पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि जो भी किसी तरह से मेरे मन को खुश करेगा, मैं उसको इनाम के तौर पर राजा बना दूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपका ये संदेश पूरे राज्य में फैला देती हूँ। अब रानी के कहने पर कुछ संदेश वाहक पूरे राज्य में राजा की कही हुई इस बात को फैला देते हैं कि जो भी राजा के मन को प्रसन्न करेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा। ये खबर सुनकर राज्य के सभी लोग अलग अलग तरीके अपनाने लगते हैं। ले लीजिए महाराज, ये सुगंधित फूलों की माला पहन लीजिए। ऐसे फूल तो मैंने आज तक नहीं देखे। महाराज, मैं इन फूलों को हिमालय पर्वत से खास आपके लिए लेकर आया हूँ। वो आदमी राजा के गले में फूलों की माला डालता है, पर इससे राजा का मन खुश नहीं होता और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरा आदमी आगे आता है। ये लीजिए महाराज, मैंने ये वस्त्र खास आपके लिए बनाया है। सर्दियों में भी आपको गर्मी का एहसास देगा। वो आदमी राजा को कोट देता है, पर राजा उसके कोट से भी खुश नहीं होता और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और फिर तीसरा आदमी राजा के पास आता है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा घड़ा है। वो उस घड़े को राजा के सामने रखता है। ये लीजिए महाराज, मेरी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। राजा उस घड़े के पास आता है। क्या है इस घड़े में? आप खुद ही देख लीजिए महाराज। राजा अपने हाथ घड़े के अंदर डालता है और उसमें से सोने चांदी के सिक्के और कुछ कीमती उपहार निकालता है। ये सब क्या है? महाराज, ये सब मेरी और मेरे कई पूर्वजों की कमाई हुई संपदा है जो आपको अर्पित करने के लिए मैं लाया हूँ। मैंने तो ऐसे किसी धन की अपेक्षा नहीं की थी और ये सब तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं ये सब हरगिज स्वीकार नहीं कर सकता। ले जाओ इसे। वो आदमी अपना घड़ा उठाकर वहाँ से वापस चला जाता है। इस तरह से और भी कई लोग आते हैं और राजा को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर राजा खुश नहीं होता है। मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा। तभी एक बावर्ची राजा के दरबार में आता है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको खुश करूंगा। अब तुम क्या लेकर आए हो मुझे खुश करने के लिए? मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ महाराज, बल्कि मैं तो आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और कृपा करके मेरे साथ चलें। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ महाराज। पर क्यों? ऐसा क्या है जो तुम यहाँ पर पेश नहीं कर सकते? जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर भी लेकर आ सकता था, पर उसको ग्रहण करने के लिए अगर आप खुद मेरे घर पर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी महाराज।
और वैसे भी वो चीज यहाँ लाने पर ठंडी और स्वादहीन हो सकती थी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो बावर्ची राजा को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ उसने कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर रखे हैं, जिसमें से स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही होती है। और वो एक एक करके सभी पकवान राजा के सामने परोसता है। ये लीजिए महाराज और खाइए। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सुना है कि इंसान के दिल का रास्ता उसके मुंह और पेट से होकर जाता है। राजा को भूख लगी थी, इसलिए वो बड़े ही चाव से पकवान खाने लगता है। आज तक राजा ने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। राजा को उस बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना सचमुच बहुत पसंद आता है और राजा ये खाना खाकर मन से खुश हो जाता है। तुमने आज मुझे पूरे मन से प्रसन्न कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें खीरपुर का राजा घोषित करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनो। जी महाराज कहिए। राजा बनने के बाद भी मुझे ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन खिलाओगे क्या? हाँ महाराज, जरूर खिलाऊंगा। मैं सच कहूँ तो आज तक मैंने किसी भी राजशाही दावत में इस तरह का खाना नहीं खाया था, और ना ही हमारे दरबार में किसी भी रसोइये के हाथों में ऐसा जादू है जो कि तुम्हारे हाथों में है। चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। अब राजा उस बावर्ची को अपने साथ राज दरबार में लेकर आता है और अपने खुद के हाथों से उसे राज मुकुट पहनाता है और राजगद्दी पर बिठाकर राज्य अभिषेक करता है। आज के बाद तुम खीरपुर के नए राजा हो और मैं अब इस पद का सारा कार्यभार तुम्हें सौंपता हूँ। बावर्ची अब खीरपुर का राजा तो बन गया था, पर उसमें अब भी वही नम्रता और सादगी थी। वो अपने पूरे राज दरबार के लिए अपने हाथों से भोजन पकाया करता था, जिस कारण सभी दरबारी उससे बहुत खुश थे। शायद आपकी किस्मत में इस महान राज्य का राजा बनना था, इसीलिए 2 शादियां करने के बाद भी महाराज को कोई संतान नहीं हुई। शायद हाँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पर उससे भी अच्छा है मेरे हाथों का स्वाद, जिसके सभी लोग दीवाने हैं। और उससे भी बड़ी बात है आपकी नम्रता, जो कि एक राजा बनने के बाद भी वैसी ही बनी हुई है जैसे कि राजा बनने के पहले थी। ये सब तो आप सभी का प्यार है महारानी, और मैं हमेशा इस प्यार की इसी तरह से कद्र करता रहूंगा। आज हमारी और महाराज की 50वीं सालगिरह है। क्या आप आज खाने में कुछ अलग बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं महारानी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही खाने में बना दूंगा। आज खाने की फरमाइश मैं खुद नहीं करूंगी। आपको जो भी पसंद हो आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं, और आज की ये दावत आपकी तरफ से हम दोनों के लिए एक बेहतरीन तोहफा होगी। ठीक है महारानी, मैं आपको और महाराज को बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट तोहफा दूंगा। बावर्ची राजा आज दिन से ही रात के खाने की तैयारी करने में लग जाता है। वो पूरी मेहनत और लगन से खाना बनाता है और रात होने से पहले ही वो सारा खाना बनाकर तैयार कर देता है और दरबार में जाकर सभी को दावत के लिए आमंत्रित करता है। दावत की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आप सभी आइए और दावत का लुत्फ उठाइए। रानी और महाराज के साथ साथ सभी मंत्री और दरबारी दावत का आनंद लेने के लिए शाही भोजन कक्ष में आते हैं और बावर्ची राजा सभी लोगों को अपने हाथ से खाना परोसता है। आपकी ये दावत तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैंने आज तक कभी भी ऐसा उपहार नहीं पाया है। ये तो मेरा सौभाग्य है महारानी कि जो मुझे आप दोनों को उपहार देने का मौका मिल रहा है। रानी और महाराज के साथ साथ सभी दरबारी भी पेट भर कर खाना खाते हैं। खीरपुर राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से दुश्मन अपनी सेना लेकर खीरपुर राज्य पर आक्रमण कर देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा गए, पर राजा बावर्ची निडर होकर अकेले ही दुश्मन का सामना करने चला गया। ये क्या राजा, तुम अकेले
और बिना हथियार के ही हमसे लड़ने के लिए आ गए। क्या तुम्हारे सैनिक डर से भाग गए हैं? नहीं, ना मेरे सैनिक कहीं भागे हैं और ना ही मैं आपसे लड़ने के लिए आया हूँ। तो क्या बिना लड़े ही हार मानने के लिए आए हो? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मैंने सोचा कि आप बड़ी दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं, बहुत थक गए होंगे। क्यों ना आप ये युद्ध का विचार छोड़कर विश्राम करें और मैं आपके लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हो राजा? तुम अपने दुश्मन के लिए भोजन बनाओगे, वो भी अपने हाथों से? कहीं इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? हाँ, मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और जब तक मैं आपको दुश्मन नहीं मानता, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं और इसमें मेरी कोई चाल नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए। दुश्मन राजा सचमुच दूर से आने की वजह से भूखा और प्यासा था, इसलिए वो अपनी पूरी सेना लेकर राजा बावर्ची के साथ उनके महल में आ जाता है, जहां राजा बावर्ची अपने हाथों से सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। कहीं इस भोजन में जहर तो नहीं मिलाया है आपने? राजा बावर्ची सबके सामने पहले खुद सभी पकवानों को चखते हैं, जिससे दुश्मन राजा की ये शंका दूर हो जाती है और उसके बाद दुश्मन राजा बड़े ही चाव से कई बार स्वादिष्ट पकवान पेट भर कर खाते हैं। हमें आपके हाथ का बना भोजन बहुत पसंद आया महाराज, और आपकी ये सेवा देखकर मैंने युद्ध का विचार छोड़ दिया है और आपसे दोस्ती करने का फैसला लिया है। इस तरह से अपने भोजन बनाने के हुनर और अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा बावर्ची ने कई युद्धों को रोककर अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लिया, जिससे वो पूरी दुनिया में बावर्ची राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया।